शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें बहुत जल्द आपके सामने होगी। तमाम गणमान्य मेहमान जो हैं इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। एक एक करके सबके पहुंचने का सिलसिला जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हूं, अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को आपने देखा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी एक तस्वीर की मैं बात करी थी ब्रेक पर जाने से पहले दत्ता जी, वो तस्वीर खूब सुर्खियों में रही। आज एक बार फिर से वो तस्वीर खूब घुमाई जा रही है कि ये जो हिंदुत्व के जो 3 चेहरे हैं, जिनमें से 2 पूरब के हैं और एक उत्तर प्रदेश के हैं, ये एक नई बीजेपी की लीडरशिप ऐसी तैयार हो गई है जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ डेवलपमेंट की पॉलिसी को साथ लेकर चलती है। बिल्कुल सही बात है मीनाक्षी जी, आपके इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने से पहले, क्योंकि आसाम से ही हूँ, मेरा जन्म स्थान आसाम है, तो आसामिया एक सेंटेंस आसामिया में बोल के फिर शुरू करता हूँ। শিৱসাগৰৰ মহাদেৱক প্ৰণাম কৰি আৰু নীলাঞ্চলৰ माँ कामाख्याक प्रणाम करी मैं अपनी बात रखता हूँ इस सवाल का। इसको मैं हिंदुत्व मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहता हूँ, यानी कि डेवलपमेंट गुड गवर्नेंस की तो मिश्रण है ही, पर उसके साथ साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कूट-कूट से भरा हुआ है। क्योंकि उसके बिना मैं समझता हूँ कि भारत जैसे पुण्य भूमि के लिए अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अगर ना हो, सनातन की झलक अगर ना हो, तो वो जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट पूरी तरह से पूर्ण नहीं होता है। देवी माँ की और भगवान राम और आपके महादेव की भूमि है ये। यहाँ पे 91 शक्तिपीठ है भारत में और 12 ज्योतिर्लिंग है, और भगवान राम तो कण कण में बसे हुए हैं, तो नेचुरल है कि आस्था तो होगा ही, आस्था के साथ साथ विकास भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर के लिए जिस तरह का उन्होंने सम्मान दिया है, अष्टलक्ष्मी का उल्लेख करते हुए हैं, ये अष्टलक्ष्मी के बारे में कभी किसी ने उससे पहले सोचा भी नहीं था। समझना तो दूर की बात है। बचपन मेरी आसाम में गुजरी है, गुवाहाटी पे। मैंने देखा है कि गुवाहाटी शहर का क्या दुर्दशा था, और आज आप अगर गुवाहाटी ने हो, शिवसागर चले जाइए, ग्वालपारा चले जाइए, धुबरी चले जाइए, आपके ननिहाल धुबरी से हैं, वहाँ चले जाइए, सिलचर चले जाइए, हर जगह पे विकास दिखाई देता है। गुवाहाटी शहर जिस तरह का उन्नति और प्रगति हुआ है गुवाहाटी शहर में, मैं तो अचंभित रहता हूँ। अब भाई साहब ने गुवाहाटी गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। वो आप अगर जाएंगे तो लगता है कि पता नहीं है, शायद आप यूरोप के किसी एयरपोर्ट पे आ गए हैं। और नया जो गोपीनाथ एयरपोर्ट का जो नया जो डिपार्टमेंट बना है और जो नया रास्ता बना है, जो अभी हाल फिलहाल में कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अहोम और मुख्यमंत्री लोगोट इनॉग्रेट किए हैं, वो तो अपने आप में एक दृश्य है देखने लायक। वहाँ पे पूरी आसाम की संस्कृति भी है, और उसके साथ साथ ऐसा विकास है डेवलपमेंट का कि न्यूयॉर्क जैसे शहर का एयरपोर्ट शर्मा जाए उसके सामने। अभी देवेंद्र उसी एयरपोर्ट पर उतरे होंगे। देवेंद्र, विकास की कहानी जो अभी यहाँ पे दत्ता जी बता रहे हैं कि इतना परिवर्तन हुआ है जो वहां पर जाने वाला ही बता सकता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो कि इस एयरपोर्ट की बात करें तो वाकई जो दूसरा एयरपोर्ट बना है, अब 2 टर्मिनल यहाँ पे हो चुके हैं, और दूसरा वाला बहुत खूबसूरत है, और आसाम के का जो आर्किटेक्चर फ्लेवर होता है उसके हिसाब से बैम्बू के आधार पे उसका ब्यूटिफिकेशन किया गया। तो एक चीज फायदा उसका ये होता है कि लोगों को यहाँ सुविधाएं मिली, और दूसरी चीज ये कि उनको प्राइड होता है। जैसे बहुत सारे लोग इस बात को गर्व से कह रहे थे कि यहाँ पर जो एयरपोर्ट बना है वो देश का सबसे अच्छा एयरपोर्ट है। तो ये प्राइड डेवलपमेंट को लेकर जताना और ये एहसास देना समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो सबसे बड़ी देन है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक नैरेटिव चलाया कि कांग्रेस पार्टी ने या पहले के दौर में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को दरकिनार रखा गया, बल्कि डेवलपमेंट करके फिर अगर आप एग्जाम्पल देते हैं तो फिर वो बात लोगों को ज्यादा समझ में आती है। जैसे काजीरंगा वाले रूट पे जिस प्रकार का एनएच का बनना, और तमाम उदाहरण ऐसे हैं कि असम का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप उठाकर देखें तो ये समझ में आएगा कि पिछले 10-11 सालों में किस लेवल का बदलाव हुआ है। तो आपके पास वेलफेयर स्कीम भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो, नैरेटिव भी हो, संगठन भी हो, लोकप्रिय चेहरा भी हो, प्रदेश के स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो ये सारे फैक्टर होने के बाद कोई पार्टी चुनाव हार जाए वो हो ही नहीं सकता।
और सबसे बड़ी चीज जो मैं ये कहता हूं वो ये कि अगर प्रदेश के स्तर पर डिलीवर करने वाली सरकार हो तो नरेंद्र मोदी के चेहरे के सहारे ऐसे ही अपने आप में कमाल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो प्रदेश का चेहरा भी यहाँ के लिहाज से बहुत लोकप्रिय है। और जो हिंदुत्व की आप बात कह रही हैं मीनाक्षी, उसमें दिलचस्प ये है कि इन तीनों चेहरे को अगर आप उठाकर देखें तो ये मूल रूप से बीजेपी वाले नहीं है, लेकिन बीजेपी मतलब योगी आदित्यनाथ हालांकि बीजेपी से लंबा समय से उनका संपर्क रहा है, फिर भी उनकी अपनी उनका अलग एक संगठन चलता था। और शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिस्वा शर्मा की तो बात करें तो ये तो दूसरे दल से आए हुए लोग, लेकिन अपने आप को आकर उन्होंने बीजेपी में इतना ढाला कि जो मूल रूप से बीजेपी के कई सारे लोग हैं वो भी उनसे सीख लेते होंगे उनकी लाइन को लेकर। बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा की हम बात करें, जो गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई की सरकार में राजकुमार जी नंबर 2 की हैसियत वाले नेताओं में से गिने जाते थे हेमंत बिस्वा शर्मा, लेकिन ये कांग्रेस की मैं क्या कहूँ कि उनकी नासमझी रही या उनकी अदूरदर्शिता रही। हेमंत बिस्वा शर्मा आज बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरा हो गए और उन्हें बीजेपी को एक और बड़ी जबरदस्त जीत हेमंत बिस्वा शर्मा के चेहरे पर मिली। 3 चेहरों की हम बात करें, देवेंद्र ने भी उसमें एक पहलू ऐड किया, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले 3 चेहरों की बात करते हैं। मुझे लगता है कि नई भाजपा का जो चेहरा है उस चेहरे को ये लोग कहीं न कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। वो चेहरा प्रखर हिंदुत्व का है। हिंदुत्व भाजपा की पुरानी पहचान रही है, जनसंघ के ज़माने से रही है, लेकिन जो प्रखर हिंदुत्व है या आप उसको थोड़ा आगे बढ़े तो एसर्टिव हिंदुत्व, आक्रामक कहना तो अच्छा नहीं होगा, जो एसर्टिव हिंदुत्व है उसको रिफ्लेक्ट करता है और डेवलपमेंटल पॉलिसीज पॉलिटिक्स उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जो नई भाजपा है अपनी विरासत के साथ, विकास के साथ और चुनाव जीतने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, उसका है। आपने हेमंता की बात कही, मैं हेमंता बिस्वा शर्मा को परफेक्ट पॉलिटिकल कॉकटेल के रूप में देखता हूँ। असम में अगर बात करें तो 3 बड़ी राजनीतिक धाराएं समझ में आती हैं। असम में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ असम की पहचान को लेकर, असम गण परिषद के ज़माने में, उल्फा के ज़माने में। तो हेमंता बिस्वा शर्मा की शुरुआत होती है असम गण परिषद से। असम पर सबसे ज़्यादा शासन किया कांग्रेस ने, वो कांग्रेस में रहे। और आपने जैसा कहा कि गौरव गोगोई के पिता तरुण गोगोई की सरकार में 3 बार मंत्री रहे और उनके राजनीतिक शिष्य कहिए रणनीतिकार के तौर पर माने जाते थे। और तब भी उनकी छवि वैसी ही थी, काम करने वाले नेता के तौर पर, डिलीवर करने वाले, जो परिणाम दे सकता। लेकिन कांग्रेस उनकी क्षमताओं को, उनकी उपयोगिता को शायद महसूस नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस शायद आज में जीती है और बीजेपी भविष्य पे भी नजर रखती है। इसीलिए बीजेपी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को अपनाया, और न सिर्फ अपनाया, जैसे देवेंद्र पाराशर बता भी रहे थे, उनका भरपूर उपयोग किया। उनके आने के बाद ही पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी का विस्तार होता है, सरकारें बनती हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा के जरिए एक चीज और जो हम समझ सकते हैं, अभी देवेंद्र पाराशर भी बता रहे थे कि जो 3 चेहरे हैं, तीनों मूल रूप से बीजेपी के नहीं है, संघ की संस्कृति से नहीं आए। अब इसमें आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने कहीं कंप्रोमाइज किया चुनाव जीतने की जरूरत के हिसाब से, लेकिन आप इसको देखिए, मैं जो देखता हूं ये वैचारिक राजनीति और चुनावी राजनीति दोनों के बीच एक संतुलन है। जहां आप लैग करते हैं या कोई आपके साथ एड ऑन कर सकता है, आप उसको एडॉप्ट करें।